राघव का गुनाह बस ये रहा कि वो अर्नब गोस्वामी नहीं बन पाया, वो सुशांत सिन्हा नहीं बन पाया, वो सुधीर चौधरी और तमाम जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं वो नहीं बन पाए। उत्तर प्रदेश गुंडों के लिए कंफर्ट जोन है। भले ही योगी आदित्यनाथ हमेशा बढ़ चढ़ के कुछ भी बोलते हों कि हम ये कर देंगे, हम कट ऑफ जो है निकाल रहे हैं क्रिमिनल्स का। आप ये देखें ना, पत्रकारों पे सबसे ज़्यादा हमला कहाँ पे हुआ है पिछले 5-10 सालों का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। अरे यहाँ पे तो राघव फिर भी इनकी पोल खोल रहे थे, जहाँ पे पत्रकार ऐसे हैं जो जिन्होंने केवल ये कह दिया, बलिया की घटना थी, आपको याद होगा कि उन्होंने कहा कि पेपर लीक हो गया है। इस मामले पे पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया। वो जो पेपर लीक कराने वाले माफिया हैं उनको नहीं कराया गया। इस बात का ख्याल रखें कि देश का सबसे मूर्धन्य प्रधानमंत्री जो अपने आप को कहता है वो इस तरह की घटना पे चुप है, मौन अख्तियार किए हुए है, या इस बात पर चुप बैठे कि मेन स्ट्रीम कहलाए जाने वाला मीडिया एक पत्रकार के पीटे जाने पर चुप है, खामोश है। अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई इस पे टिप्पणी या भारतीय जनता पार्टी की कोई टिप्पणी, क्यों टिप्पणियां? यही लोग तो हमलावर, यही लोग तो हमला करने वाले हैं, यही लोग षड्यंत्र रचने वाले हैं, तो इनकी टिप्पणी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। महिला होने के नाते शायद मैं पिटने से बच जाती हूँ, फिजिकल असॉल्ट आपने नहीं, लेकिन ये है कि लोग घेर लेते हैं, डराने की कोशिश। मैडम आप निकल जाइए, कौन से धर्म की हैं आप? ये हमेशा पूछा जाता है। ये राघव के लिए ही नहीं बोला गया है, ये सबसे पूछा जाता है, कौन से धर्म की हैं आप? ये कैसी मनुष्यता है कि अमित शाह की रैली में एक पत्रकार पिट जाता है, पीटा जाता है, अमित शाह उस पर चूं तक नहीं करते। मैं ये नहीं मानता कि अमित शाह ने राघव को पिटवाया है। मैं ये भी नहीं मानता कि नरेंद्र मोदी का इसमें कोई हाथ है। हाकिम को एक चिट्ठी लिखो सबके सब, और उसमें बस इतना लिखो, लानत है। ये शेर मैं क्यों पढ़ रहा हूं? कल का वाकया आप ज्यादातर लोगों को पता चल गया होगा, जो लोग ट्विटर यूज करते हैं उन्होंने जरूर देखा होगा, सुना होगा। रायबरेली में अमित शाह की रैली चल रही थी। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, भाजपा के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं, बल्कि 2 ही नेता सबसे बड़े हैं जिनमें से एक अमित शाह हैं। इन अमित शाह की रैली रायबरेली में चल रही थी। हमारे पत्रकार राघव त्रिवेदी इस रैली को कवर करने गए। कवर करते हुए कुछ महिलाओं से बातचीत हुई और महिलाओं ने बताया कि भाई प्रधान ने तो हमको पैसा दिया है, इसलिए हम इस रैली में आए हैं। राघव ने यही क्रॉस उस रैली में आए और लोगों से किया कि भाई कुछ महिलाएं तो बता रही थी कि पैसा वैसा मिला है, तो आप लोगों को ही मिला क्या? ये सवाल राघव ने पूछा और जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे या फिर उस रैली में भागीदारी करने आए हुए लोग थे, उन्होंने राघव को गालियां दी, उसे पकड़ा, उसे हैकल किया, ड्रैग करते हुए कोने में ले गए और लगभग 100-150 घूंसे उन्होंने राघव की पेट में मारा। इसके बाद राघव अस्पताल में गए जहां उनको ग्लूकोज वगैरह चढ़ा। हमने इस मामले की एफआईआर करवा दी है। इलेक्शन कमीशन से भी इस मामले की शिकायत हम करने वाले हैं। आज हम इस पर बात क्यों कर रहे हैं? उसका कारण यह है कि जो भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, मुख्य विपक्षी पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन तमाम लोगों ने इस मामले पर लिखा है। मैं ये नहीं मानता कि अमित शाह ने राघव को पिटवाया है। मैं ये भी नहीं मानता कि नरेंद्र मोदी का इसमें कोई हाथ है, लेकिन मनुष्यता की कोई बात तो होगी। सुधीर चौधरी ने एक ट्वीट किया और सुधीर चौधरी ने लिखा कि चुनावों से इतर कुछ होता है मनुष्यता, और उसमें नरेंद्र मोदी फ्रेम में थे। यह कैसी मनुष्यता है कि अमित शाह की रैली में एक पत्रकार पिट जाता है, पीटा जाता है, अमित शाह उस पर चूं तक नहीं करते? एक दिन बीत गया, एक रात बीत गई, खबर तो उन तक पहुंच गई होगी ना कि आपके रैली में आपके लोगों ने ऐसा कारनामा कर दिया है, जहां एक पत्रकार को इसलिए पीटा क्योंकि वो पत्रकारिता कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक भी बयान नहीं आया है। इसका मतलब वो या तो इस पिटाई में शामिल हैं या इस तरह की पिटाई का समर्थन करते हैं। इसीलिए मैंने कहा हाकिम को एक चिट्ठी लिखो सबके सब, और उसमें बस इतना लिखो, लानत है। क्योंकि ये पिटाई केवल राघव त्रिवेदी की या मॉलिटिक्स के पत्रकार की नहीं हुई है। ये पिटाई उन तमाम लोगों की है जो सच बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, ईमानदारी से अपना काम करना चाहते हैं, लेकिन सरकार ईमानदारी से ये काम करने देना नहीं चाहती। तो आप लोग अगर ईमानदारी से किए गए काम के साथ हैं, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं, तो आपको इस बारे में सोचना चाहिए। मैं एक वाकया ऐड करता हूं और उसके बाद मैं निवेदिता और संदीप से भी इस बारे में हम चर्चा करेंगे। मैंने कल मम्मी को फ़ोन किया। मम्मी ने कहा ऐसा ऐसा कुछ सुन रहे हैं, कौन था? मैंने कहा राघव था हमारा रिपोर्टर। मम्मी ने कहा कि वो बड़े बालों वाला? मैंने कहा हाँ हाँ वही। उनका अरे तुम लोग सब ख्याल रखो। किस बात का ख्याल रखें हम, और क्या ख्याल रखें? ईमानदारी से काम करते हुए भी ख्याल रखना पड़ेगा कि सत्तासीन ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी के लोग क्योंकि हम सच बोल रहे हैं, क्योंकि हम अपना काम कर रहे हैं, तो हमें पीट देंगे।
इस बात का ख्याल रखें कि देश का सबसे मूर्धन्य प्रधानमंत्री जो अपने आप को कहता है वो इस तरह की घटना पे चुप है, मौन अख्तियार किए हुए है, या इस बात पर चुप बैठे कि मेन स्ट्रीम कहलाए जाने वाला मीडिया एक पत्रकार के पीटे जाने पर चुप है, खामोश है। ख्याल नहीं रखना होता है, ईमानदारी से काम करनी होती है, बस ये बात है। एक खबर आपको और ऐड कर दूं कि कल राघव की रायबरेली में अमित शाह की रैली के दौरान पिटाई हुई, और आज उत्तर प्रदेश से ये खबर आ रही है जहां एक पत्रकार आशुतोष, जो लगातार गो तस्करों के खिलाफ, भूमाफिया के खिलाफ खबरें कर रहे थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उन्होंने क्राइम फ्री बना दिया है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके नाम पर भारतीय जनता पार्टी राम राज्य कहकर वोट मांगती है। तो किस तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश में है, किस तरह की स्थिति पत्रकारिता करने वालों के साथ है, इस पर थोड़ी सी बातचीत करते हैं। निवेदिता हमारे साथ हैं। एक इंट्रोडक्शन का ये भी है कि फिलहाल तो हमारे साथ काम कर रही हैं, इससे पहले ये एबीपी न्यूज में काम करती थी, मैं सही हूँ? जी 5 साल। आपने काफी कुछ कवर किया होगा निवेदिता। बिल्कुल, पॉलिटिकल बीट में स्पेशली मैंने भारतीय जनता पार्टी कवर किया, क्योंकि मेरी बीट वही थी, राजनीतिक बीट जो थी मेरी, तो भारतीय जनता पार्टी थी। 5 साल कवर किया मैंने, बहुत क्लोजली देखा है और बहुत करीब से देखा है। यहाँ तक जिस तरह से प्लानिंग वगैरह बनती है कि किनको बुलाना है, किनको नहीं बुलाना है, किस तरह से मीडिया को डील करना है, वो सारी चीज़ें भी मैंने देखी है। जी। तो रैलियां जब आप कवर कर रही थी तो इस तरह के इंस्टेंसेस, ऐसा नहीं है कि पहली दफ़ा हुआ है, पहले भी हुआ है, रैलियों में पत्रकारों के साथ इस तरह की ज़्यादतियाँ हुई हैं। आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है? और हाँ, मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है वो लगभग या तो भाजपा की रैलियां रही हैं या भाजपा समर्थित विचारधारा की रैलियां रही हैं, जहां पत्रकारों के साथ इस हद तक हिंसा होती है। आपने कुछ ऐसा महसूस किया? अरे बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। जबकि भारतीय जनता पार्टी बीट होने की वजह से मुझे बड़े लेवल पे नेता वहाँ पे जानते हैं कि हाँ, ये हमारी कवरेज करती हैं। इसके बावजूद जब हम रैलियों में जाते थे, एक मैं आपको बताती हूँ कि दिल्ली दंगों के बाद से शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, उसमें बजरंग दल था, भारतीय जनता पार्टी, सब थे, और वहाँ पे दिल्ली पुलिस ने उस समय कह रखा था कि कोई शोभा यात्रा नहीं निकलेगी, और निकलेगी भी तो शांति से निकलेगी। यहाँ तक कि कुछ जो मुसलमान निकालना चाहते थे शांति वाली यात्रा, पीस मार्च कह सकते हैं जिसको, तो उसके लिए मना कर दिया गया कि माहौल खराब होगा। लेकिन बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने जब निकाला, अपना पूरा शोभा यात्रा निकाली, उसके लिए कोई रोक नहीं थी। और आपको बताती हूँ कि किस तरह से, कितनी शांति से निकली थी ये शोभा यात्रा, कि उसमें तलवार लेकर के लोग शामिल हुए थे, बाकायदा तलवार लहरा रहे थे कि हम लोग जवाब देंगे, हम लोग जवाब देंगे। किसको जवाब देने की आप बात कर रहे हैं? मैंने पूछा, आप तलवार लेकर के क्यों आए हैं? छोटे छोटे बच्चों से पूछ रही हूँ, तलवार लेकर के क्यों आए हो तुम लोग? 5-5 साल, 6-6 साल के बच्चे दिख रहे हैं मुझे। और हाँ, वो कह रहे हैं कि पापा ने बोला था, इसलिए पापा जो है भारतीय जनता पार्टी में, पापा भाजपा नेता है। उन्होंने ये कहा, कौन से नेता है? तो पापा जी खुद ही आ गए कि हाँ, हम भाजपा वाले हैं, इसलिए हम लेकर के आए हैं। और ज़्यादा सवाल पूछो तो वो इतने आक्रामक हो जाते हैं कि वो घेर लेते हैं। अभी भी शुक्र इस बात का है कि महिला होने के नाते शायद मैं पिटने से बच जाती हूँ। फिजिकल असॉल्ट आपने नहीं, लेकिन ये है कि लोग घेर लेते हैं, डराने की कोशिश। मैडम आप निकल जाइए, कौन से धर्म की हैं आप? ये हमेशा पूछा जाता है। ये राघव के लिए ही नहीं बोला गया है, ये सबसे पूछा जाता है, कौन से धर्म की हैं आप? यहाँ तक कि दिल्ली दंगों के दौरान जब हम लोग सेंसिटिव इलाके में जाते थे, तो जो भीड़ होती थी, खास तौर की भगवा जो भीड़ होती थी, वो आकर के कहती थी, कौन से धर्म की हैं आप? मुसलमान हैं क्या आप? तो बताना पड़ता, नहीं मैं तो निवेदिता मेरा नाम है। नहीं तो उसमें भी क्या है आप? पंडित हैं, कौन सी जात के हैं? उसमें भी ये लोग जाति भी देखते हैं। ये केवल हिंदुत्व वाली बात नहीं है, ये जाति भी देखते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में आपको ये देखने को मिलेगा, ये लोग टारगेट करते हैं। एबीपी न्यूज़, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कहा जाता है कि वो भी गोदी मीडिया है, लेकिन अगर कहा जाए कि जो पर्सनल ब्रांडिंग की बात होती है, तो लोग मुझे जानते थे कि ये जो है, इनकी विचारधारा जो, ये पत्रकार है। क्योंकि मैं एंकर तो हूँ नहीं कि मेरे पास कुछ डील पहुँच रही है, मैं पत्रकार हूँ। अच्छा, एंकर्स के पास डील पहुंच रही है? बिल्कुल, आप देखिए कौन से एंकर के पास नहीं पहुंचे। आखिर कोई कैसे अपना ईमान इस तरह से बेचता है और क्यों बेच रहा है, वो आप सारी चीज़ें देख रहे हैं। लेकिन रिपोर्टर जो हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि रिपोर्टरों को आज़ादी है कि वो अपनी आज़ादी बचा करके रखें। मैं ग्राउंड पे हूँ, आग लगी है तो मैं कहूँगी आग लगी है। अब वो एंकर ऊपर बताता है कि आग किस धर्म के लोगों ने लगाई थी। तो बतौर रिपोर्टर हमने ये देखा है कि एबीपी न्यूज़ का होते हुए भी, भारतीय जनता पार्टी बीट कवर करते हुए 5 साल से जाने पर, कार्यकर्ताओं के बीच में वो आपको हैकल करने लगते हैं, वो आपको परेशान करने लगते हैं, हूटिंग होने लगती है। लड़का है पीट दी, लड़की है अगर, तो फिर आप समझ सकते हैं किस तरह के कमेंट आते होंगे। लोग फॉलो तक करने लगते हैं, इनके जो कार्यकर्ता होते हैं। यहाँ तक कि फिर फ़ोन मिलाना पड़ता है कि अरे सर, आपके कार्यकर्ता देखिए क्या कर रहे हैं हमारे साथ। आप खुद हमें बुलाते हैं और उसके बाद से आपके कार्यकर्ता हमारे साथ इस तरह से डील करते हैं। और आप ये देखिए, आपने शुरू में कहा कि क्या ये डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं अमित शाह या मोदी। आप जरा कभी ट्विटर जो प्रोफाइल होती है, खासतौर से लड़कियों की, लड़कों की भी, लेकिन जो पत्रकार हैं, जो ना इधर वाले हैं ना उधर वाले हैं, उन पे जाके देखिएगा कि मोदी का परिवार क्या क्या लिखता है। क्या रेप थ्रेट्स हमें नहीं मिलते हैं?
लड़कियों को जितने मिलते हैं, आप देखिए, आप शॉक्ड रह जाएंगे जिस तरह से लड़की, मैं बता रही हूँ कि कई बार कई दिन के लिए मुझे ऑफलाइन होना पड़ता है, इसलिए नहीं क्योंकि मैं डर गई, इसलिए क्योंकि मन खराब हो जाता है। ये मोदी का परिवार लिखे हुए ये जो लोग होते हैं वो क्या क्या लिख रहे होते हैं, किस तरह की धमकियां देते हैं। कमल की विचारधारा वाले लोग कीचड़ फैलाने में लगे। बिल्कुल, मुझे मेल पे धमकी आई कि तुम्हारा एड्रेस जानता हूं, और वो मोदी के परिवार वाले ही लोग हैं। तुम क्यों हमारे प्रधानमंत्री के लिए लिख रही हो? अरे हम प्रधानमंत्री से नहीं सवाल पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? घर की स्थिति खराब है, तुम घर के मुखिया से पूछेंगे ना कि अरे ये देखिए क्या चल रहा है, घर संभालिए अपना। लेकिन नहीं, और इसमें भी एक और चीज देखने वाली है नीरज जी, इस समय एक और लोग हैं जो इंटेलेक्चुअल बन रहे हैं, जो कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो न इधर वाले हैं ना उधर, हम तटस्थ वाले हैं। वो लोग राघव के कुछ पुराने ट्वीट जो हैं वो शेयर कर रहे हैं। जब अर्नब गोस्वामी और बाकी जो गोदी मीडिया संस्थान के कई एंकरों पे आपने देखा होगा कि हेट स्पीच के लिए पुलिस ने कार्रवाई की, ऐसी एक कार्रवाई पर राघव ने लिखा है कि पत्रकार कानून से बड़ा नहीं होता है। तो उसको कई लोग रिट्वीट करके कह रहे हैं तो अब हम तुम्हें क्यों सपोर्ट करें। तेजिंदर पाल बग्गा जो भाजपाई हैं, बहुत खराब जिनकी भाषा है, कह सकते हैं कि गुंडागर्दी में आगे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने इसको रिट्वीट किया है ये दिखाने के लिए कि तो तुम्हारे साथ हो तो क्यों कोई इसको सपोर्ट करेगा। अगर पुलिस प्रशासन हेट स्पीच पे कार्रवाई करती है और 4 गुंडे या 400 गुंडे घेर करके मारते हैं, दोनों एक चीज कैसे हो गई? और वहां पे आपके खिलाफ अगर FIR हुई है, ठीक, पुलिस आपको उठाने के लिए आई है, लेकर के जा रही है, उसको आप इस चीज से कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि एक पत्रकार कह रहा है कि हम यहाँ पे मौजूद है, लोगों से बात कर रहे हैं। राघव ने अपने मन से नहीं कहा, हमारे पास वीडियोज हैं, महिलाएं बात करनी है, लोग बताती है। पहली बार है क्या कि भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में जो लोग आए हैं वो पैसे लेकर के आए हैं? आप किसी से पूछिए, जो आम लोग वहां पे आए रहते हैं वो किस तरह से आते हैं, वो सब बताते हैं कि हम प्रधान जी लेकर के आए हैं तो नेताजी लेकर के आए हैं। इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि तमाम, केवल भारतीय जनता पार्टी ने, तमाम रैलियां, बड़ी आम फहम सी बात है कि रैलियों में भीड़ आनी होती है, लोग कोई ना कोई लोभ लालच, मैं वहीं आ रहा था निवेदिता, कि रैलियों में भीड़ जो लानी होती है, जिम्मेदारी बांट देते हैं आप लोकल नेताओं की कि भीड़ लेके आओ। वो कहां से लेके आए? क्योंकि जिंदगी भर काम तो उसने किया नहीं। राजनीति में आने का मतलब तो केवल पावर एंजॉय करना रह गया, इसलिए उसको पैसे देकर भीड़ बुलानी पड़ती है। जो अंतर है वो इस बात का कि अन्य पार्टियों के इस तरह के वीडियोस अगर आप लाते हैं सामने तो वो शर्मिंदा होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस तरह के वीडियोस अगर सामने आते हैं तो आप पीटे जाते हैं। ये कल घटना हुई। संदीप, निवेदिता काफ़ी कुछ अपना एक्सपीरियंस भी बता रही थी और जो ताज़ा हाल है मीडिया का उसका जिक्र भी कर रही थी, और बीजेपी के इकोसिस्टम ने जिस तरीके से मीडिया को ख़राब किया है उसके बारे में भी बातचीत हो रही थी। कई बार आपने हैकलिंग देखी है। न्यूज़ क्लिक के दफ्तर पर जब छापा पड़ा था, उसके बाद ग्राउंड पे हम लोग भी गए थे, और एक जो चैनल अपने आप को न्यूज़ चैनल कहता है, सुदर्शन न्यूज़, उसके एंकर्स लगातार पत्रकारों के उस प्रोटेस्ट में, पत्रकारों के इस प्रोटेस्ट को डिमीन करने की कोशिश कर रही थी। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो मेन स्ट्रीम चैनल्स अपने आप को कहते हैं लोग, टीवी मीडिया जो है, वो इस तरह की स्थिति को पैदा करने का जिम्मेदार है? बिल्कुल, गोदी मीडिया तो पूरा इसका जिम्मेदार है ही। ऊपर से जो ये 10 साल का बोया हुआ बीज है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रियों और उनके नेताओं द्वारा जो नफरती भाषण देश भर के अंदर फैलाए गए, जैसे कि राघव ने बताया कि मुझे मुल्ला कह रहे थे बार बार, तो ये जो नफरती भाषण फैलाए गए, उस नफरती भाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी, और पहले तो चुप्पी थी और अब जो रैलियों में, लोकसभा चुनावों में वो सीधा मुसलमानों को टारगेट करके बात कर रहे हैं, उससे ये पता लगता है ये 10 साल का बोया हुआ बीज है, जो आज राघव जैसे पत्रकारों को, जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, उन लोगों को झेलना पड़ रहा है रैलियों के अंदर। और राघव का गुनाह बस ये रहा कि वो अर्नब गोस्वामी नहीं बन पाया, वो सुशांत सिन्हा नहीं बन पाया, वो सुधीर चौधरी और तमाम जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं वो नहीं बन पाया। और मॉलिटिक्स जिस तरीके से पत्रकारिता आज हम लोग कर रहे हैं, और तमाम जो स्मृति ईरानी पर जो रिपोर्ट करी राघव ने सुजानपुर में, एक तरीके से उसका भी गुस्सा बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर काफ़ी समय से था, जो ट्विटर पर चल रहा था कि हाँ, स्मृति ईरानी के खिलाफ रिपोर्ट से राघव ऑलरेडी टारगेट पर थे भारतीय जनता पार्टी के, और वो ट्विटर पर लोग कह भी रहे हैं कि इस रिपोर्ट के कारण भी एक गुस्सा इनके ऊपर निकाला गया है। तो पूरी रिपोर्ट के अनुसार जब जितनी रिपोर्टें मॉलिटिक्स ने भी की हैं, पूरे मॉलिटिक्स का भी पूरा गुना यही रहा कि वो रिपब्लिक नहीं बन पाया, वो ABP न्यूज़ नहीं बन पाया, जी न्यूज़ नहीं बन पाया, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री से जो लोग सवाल करते हैं कि आप थकते क्यों नहीं हैं, वो सवाल राघव त्रिवेदी, नीरज झा, निवेदिता और तमाम जो पत्रकार हैं वो नहीं पूछ रहे हैं। इसलिए आज ये हालात देश के अंदर पैदा हो गए हैं कि स्वतंत्र पत्रकारों के साथ भारतीय जनता पार्टी के गुंडे इस हद तक आ चुके हैं कि उनको पीटना पड़ रहा है। लेकिन मॉलिटिक्स हो, चाहे जितने भी स्वतंत्र पत्रकार हों, ऐसे एक संस्थान हो, वो झुकने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। लोकतंत्र का असली चौथा स्तंभ यही लोग हैं, और हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। और बिल्कुल ये जो 10 साल में क्या बदला है और किस तरह से एक पार्टी का असर पत्रकारिता पे पड़ा है, उसका मैं एक बता रही हूँ। अभी हाल ही का एग्जांपल, अभी मैं बिहार गई थी, मॉलिटिक्स के लिए ही मैं बिहार गई थी। वहाँ पे एक बड़े नेता, सीधे नाम अगर मैं लूँ तो उप मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई, उनके PA से मेरी बात हुई,
सम्राट चौधरी जी, उनसे बात हुई और उन्होंने कहा हाँ हाँ आज ये इंटरव्यू देना है। मुझे इंटरव्यू क्योंकि चाहिए था, मैं पत्रकार हूँ, मैंने अगर जाकर के वहाँ पे बाकी लोगों से बात की तो मैं भाजपा के भी लोगों से बात करूंगी, क्योंकि हर तरफ से हमें बात करनी है कि किसका क्या व्यू है, किसका क्या, किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे बल्कि हैं। मुझे याद है जब आप जाने लगी थी तो सबसे मेन फोकस पे ये थे सम्राट जी से बातचीत हाँ, का सम्राट तय हुआ चौधरी कि से नहीं? बात करनी है क्योंकि वो पावर में है, भाजपा के व्यक्ति हैं, हाँ, आना चाहिए। हाँ, अब क्या हुआ कि मैं वहां गई, सम्राट चौधरी आए, उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे देखा और उठ के चले गए। मुझे लगा बिजी हो गए हैं क्या, बाद में आएंगे, फिर वो नहीं आए। मैं काफी देर तक वेट करती रही, फिर मुझे फोन आता है उनके ऑफिस से, उनके साथ के ही लोग थे जिनसे मेरी बातचीत हो रही थी वहाँ पे। उन्होंने कहा कि दरअसल वो ना आपको जानबूझ के इंटरव्यू नहीं दिए। मैंने बोला मुझे क्यों? कह रहे आपकी इमेज बहुत ख़राब है। मैंने बोला मेरी इमेज क्यों ख़राब है? तो कह रहे मतलब आपकी इमेज वो है ना कि आप हमारी विरोधी हैं। हम बोले विरोधी का मतलब क्या? मैं पत्रकार हूँ, मैं सबसे ज़्यादा आप ही लोगों से बात कर रही हूँ कि आप मुझे इंटरव्यू दे दीजिए, अपना पक्ष बताइए, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं विरोधी कैसे हुई? नहीं मतलब आप जैसे बाकी चैनल है ना वैसा आपका चैनल वगैरह हम लोगों ने चेक किया। मैंने बोला अच्छा आपने चैनल चेक किया? हाँ, तो इसी वजह से सर ना आपको नहीं दे पाएंगे इंटरव्यू। ये बात हुई है, ठीक। और अब ये समझिए कि मैं कह तो रही हूँ कि जैसे मेरी बीट रही है, पॉलिटिकल बीट में भारतीय जनता पार्टी रही है, शुरू की मैं बात बता रही हूँ। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कहा जाए कि नहीं आप इस विचारधारा की, इसलिए हम आपको जो है नहीं देंगे इंटरव्यू। यहाँ तक कि कभी जब पर्सनली बात होती थी इन नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के बड़े ना, वो कहते थे मैडम आप तो सरकार गिरवाने पर लगी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप हमारे बीट की पत्रकार हैं। वो एक जो थोड़ी फ्रीडम थी ना, ये कि आप किस पत्रकार हैं हमारे बीट के, तो आप कवर करेंगे। मतलब एक जो हल्का सा लिबरलिज्म था वो भी खत्म हो गया। वो बिल्कुल खत्म हो गया। और जैसे जैसे चुनाव आते हैं वैसे वैसे आप घबराहट देखिए कि एक तरफ प्रधानमंत्री जो है चुन चुन के अपने पसंदीदा चैनलों को बाइट दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। वो जो लोग क्वेश्चन उठाते हैं कि क्यों नहीं प्रेस से बात करते हैं, उनको एक जवाब देने की कोशिश है। एनडीटीवी पे भी आए, लेकिन आप सोचिए कि एक चैनल को इंटरव्यू देने के लिए अगर आपको चैनल खरीदवाना पड़ रहा है तो आप किस तरह के आप लिबरल हैं और किस तरह के आप प्रधानमंत्री हैं। तो यही स्थिति है। जो भी थोड़ा बहुत शुरू में बचा हुआ था, कुछ भी हो, किसी भी आप पार्टी के हों, किसी भी विचारधारा के हों, पत्रकारिता और राजनीति एक दूसरे के साथ ही है। आप देखिए, आप हम उन्हें कवर करें, पॉलिटिकल अगर मैं पत्रकारिता की बात करूं तो ये एक रिस्पेक्ट थी। और ये रिस्पेक्ट बाकी पार्टियां अभी भी निभा रही हैं कि जो गोदी मीडिया के जो पत्रकार हैं, क्या उनको जाकर के लोग बाइट नहीं दे रहे हैं? क्या उनके चैनलों बैठ नहीं? भले ही बायकॉट की बात कही, लेकिन नेता जो है जब 10 माइक आ रहा है तो उसमें से चुन करके, विपक्ष वाले नहीं कर रहे हैं ऐसे। लेकिन ये अब ऐसा करने लगे हैं कि नहीं नहीं मैडम आपका सोशल मीडिया देखा, आपका चैनल देखा, आप तो ऐसे हैं, आपकी इमेज खराब है। पत्रकार होना इस समय में इमेज खराब करवाना। इसमें एक चीज और है कि गोदी मीडिया के एंकर्स भी एक तो वो जमीन पर उतरते नहीं है, जमीन पर उतरते हैं तो भी नफरत बोने के लिए ही उतरते हैं। और नफरत बोने का काम करते हुए भी अगर उनके खिलाफ कोई हिंसक गतिविधि होती है तो हम जैसे लोग खड़े रहते हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, पत्रकार पीटा नहीं जाना चाहिए। मुझे याद है और इसी न्यूज रूम में हमने कई बार इस बात पर चर्चा की, निवेदिता कई बार उस पर इंकार भी किया इन्होंने, कि रिपोर्टर जो है वो तो विक्टिम भी है ना, ऑपरेसर होने के साथ साथ वो विक्टिम भी है। हम कम से कम इस मानवीय जो मूल्य है, मानवीय वैल्यू जो है, उसके साथ तो हम खड़े रह सकते हैं। लेकिन जहां से मैंने ये बात शुरू की थी कि काफ़ी घंटे बीत चुके हैं, एक दिन और एक रात बीत चुकी है, लेकिन अमित शाह की रैली में ये वाकया हुआ, राघव पीटे गए, इस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। मेन स्ट्रीम टीवी मीडिया ने एक शो करना नहीं इस पर सही समझा, उचित समझा। इसका मतलब ये है कि इस पिटाई में आप सहभागी हैं, चाहे आपकी सहभागिता मौन ही क्यों ना हो। उन तमाम वैकल्पिक मीडिया संस्थानों का, उन तमाम इंडिविजुअल पत्रकारों का, कंटेंट क्रिएटर्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पॉलिटिक्स की तरफ से, जिन्होंने इस मामले को उठाया। और मैं फिर से ये बात कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई केवल राघव की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई केवल पॉलिटिक्स की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उन तमाम लोगों की लड़ाई है जो ईमानदारी से पत्रकारिता करना चाह रहे हैं, पत्रकारिता की रक्षा करना चाह रहे हैं, पत्रकारिता बचाए रखना चाह रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़, इस तरह की जो हरकतें हैं, वो ये बता देती हैं कि ये लोग ताकतवर नहीं हैं, ये लोग कायर हैं, ये लोग डरपोक हैं, जो एक सवाल से डरते हैं, जो एक सच से डरते हैं। ऐसे डरपोक और कायर लोगों को आप चुनेंगे कि नहीं चुनेंगे, ये आपका फैसला है, ये आपका अधिकार है, ये आपको देखना है। राघव, कल मदर्स डे था, राघव किसी के बेटे हैं, आप सब किसी के बेटे होंगे। कल राघव पीटे गए,
आज आप पीटे जा सकते हैं, कल किसी और का नंबर हो सकता है। ये तमाम चीज़ें ध्यान में रखकर अपने तमाम फैसले लीजिए ताकि आप ईमानदारी के साथ काम कर सकें, ताकि आप आज़ाद रह सकें। एक और सवाल मैं ले लेता हूं। जो पत्रकार की हत्या हुई है आज, आशुतोष की, क्राइम फ्री उत्तर प्रदेश का नारा संदीप दिया जाता है। क्या आपको लग रहा है कि पत्रकारिता इस क्राइम फ्री उत्तर प्रदेश में नहीं की जा सकती है? जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लोग लिख भी रहे हैं कि वो भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार खबर कर रहे थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कहते हैं कि हम अपराध मुक्त कर देंगे, लेकिन ये कैसा अपराध? ये अपराध मुक्त नहीं है। जो आवाज़ उठा रहे हैं, जो स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं, उनकी सफाई की जा रही है। वो स्वतंत्र पत्रकार किसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं? जो गलत हो रहा है, जो अपराध कर रहे हैं, उनके लिए उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन जो आवाज़ उठा रहे हैं उन्हीं की हत्या कर दी जा रही है। आज कल राघव के साथ जो मारपीट हुई, ये कुछ भी, कल भी कुछ भी हो सकता था, ऐसा कुछ नहीं है। अब वो बड़ी लिंचिंग में बदल सकती थी घटना, लेकिन आपने कहा अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई इस पर टिप्पणी या भारतीय जनता पार्टी की कोई टिप्पणी, क्यों टिप्पणियाँ? यही लोग तो हमलावर, यही लोग तो हमला करने वाले हैं, यही लोग षड्यंत्र रचने वाले हैं, तो इनकी टिप्पणी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये जैसे उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात है, तो देखिए उत्तर प्रदेश गुंडों के लिए कंफर्ट जोन है। भले ही योगी आदित्यनाथ हमेशा बढ़ चढ़ के कुछ भी बोलते हों कि हम ये कर देंगे, हम कट ऑफ जो है निकाल रहे हैं क्रिमिनल्स का। आप ये देखिए ना, पत्रकारों पे सबसे ज़्यादा हमला कहाँ पे हुआ है पिछले 5-10 सालों का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। अरे यहाँ पे तो राघव फिर भी इनकी पोल खोल रहे थे, जहाँ पे पत्रकार ऐसे हैं जिन्होंने केवल ये कह दिया, बलिया की घटना थी, आपको याद होगा कि उन्होंने कहा कि पेपर लीक हो गया है। इस मामले पे पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया। वो जो पेपर लीक कराने वाले माफिया हैं उनको नहीं कराया गया। तो मैं आपको प्लान बताती हूँ, उनका प्लान क्या है कि क्राइम फ्री यूपी करने का। कि क्राइम है ये कौन बताएगा? पत्रकार को खत्म कर दो, क्राइम फ्री यूपी हो गया। तो इसी तरीके से यूपी को क्राइम फ्री बनाया जा रहा है। और बुलडोजर बाबा जो चढ़ के कि हाँ हमारे यहाँ बहुत न्याय है, बहुत कानून व्यवस्था है, पत्रकार रहेगा नहीं तो बताएगा कौन कि ये झूठ बोल रहे हैं। हे पत्रकार के हत्यारों, जो प्लान निवेदिता ने बताया, उसी प्लान के साथ मैं आपको एक बात कह देता हूं कि आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। हकीकत सारी बाहर आएगी। किसी एक व्यक्ति को, किसी एक पत्रकार को पीट कर, किसी की हत्या करके, क्योंकि ये आपने शुरू गौरी लंकेश के साथ ही कर दिया था। कहने वाले, सुनने वाले लोग ख़त्म नहीं होते, हिम्मत और बढ़ती है। तो हिम्मत बढ़ती रहेगी और आपके तमाम कारनामे, आपके तमाम योजनाओं में जो भ्रष्टाचार है, क्राइम फ्री नारे के पीछे जो क्राइम की फसल है, उन सब को सामने लाया ही जाएगा और आपको देखना ही पड़ेगा। आप चुप नहीं करवा सकते। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। इस पत्रकारिता को अगर आप सपोर्ट करते हैं, इस तरह के पत्रकारिता को, इस वीडियो को शेयर करिए, हमारे प्लेटफॉर्म को लाइक करिए, फॉलो करिए और जुड़े रहिए तमाम उन लोगों के साथ जो ईमानदारी से अपना काम करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।